शहबाज जरदारी हुकूमत ने मट्टी के तेल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया है। एक साल के दौरान इन लोगों ने तकरीबन मट्टी के तेल की कीमत में 200 रुपए फी लीटर इजाफा किया। कहते थे तुम्हें शर्म नहीं आती कि रात के अंधेरे में तुमने 12 रुपए जो है वो कीमत बढ़ा दी तेल की। अब ये 50 रुपए, 55 रुपए, 70 रुपए, 40 रुपए फी लीटर एक साथ ही बढ़ा देते। तेल अवीव में और मुख्तलिफ जगहों पे इसराइल के जो फौजी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया गया है। वहां से जिस किस्म की वीडियोज आ रही हैं उनसे वाज़े तौर पे नजर आता है कि ईरानी मिसाइल वहां पे जाके हिट हो रहे हैं। अवामी पैसे से खरीदा गया जहाज जब इस्तेमाल होगा तो लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर आप नहीं चाहते कि लोग आपसे क्वेश्चन करें तो फिर आप सियासत छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। शहबाज जरदारी हुकूमत ने मट्टी के तेल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया है। एक साल के दौरान इन लोगों ने तकरीबन मट्टी के तेल की कीमत में 200 रुपए फी लीटर इजाफा किया है। एक साल पहले मट्टी के तेल की कीमत तकरीबन 165-66 रुपए के करीब थी फी लीटर। इस वक्त वो कीमत 358 रुपए फी लीटर हो चुकी है। यानी ऑलमोस्ट इन्होंने 200 रुपए फी लीटर मट्टी के तेल की कीमत में इजाफा कर दिया है। इससे आम आदमी कैसे मुतासिर होगा उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मट्टी का तेल दूर दराज इलाकों में, देहात में इस्तेमाल होता है। गरीब आदमी इस्तेमाल करता है लकड़ियां जलाने के लिए, चूल्हे को जलाने के लिए, और अब उसकी जिंदगी कैसे मुतासिर होगी जिस तरह मैंने अर्ज किया कि आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने लाइट डीजल की कीमत में तकरीबन 70 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया, यानी 67 रुपीज और सम पैसे फी लीटर इन्होंने इजाफा किया है। और उसको मीडिया भी कह रहा है जी होशरबा इजाफा। लेकिन जिस किस्म का इजाफा ये हुकूमत कीमतों में कर रही है, चाहे वो पेट्रोल की कीमत हो जाए, चाहे वो डीजल की कीमत हो जाए, लाइट डीजल की कीमत हो जाए, मट्टी के तेल की कीमत हो जाए, शायद ही उसकी कोई नजीर मिलती हो हिस्ट्री के अंदर। और मट्टी की तेल की कीमत में तो हालिया दिनों में ऑलमोस्ट इन्होंने 100 रुपए से ज्यादा का इजाफा किया है फी लीटर। सिर्फ ये इस महीने के दौरान मट्टी की तेल की कीमत में इन्होंने 100 रुपए या उससे ज्यादा फी लीटर इजाफा किया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो हुकूमत कहती थी कि हम रिलीफ देंगे, हम मट्टी के तेल की कीमतें हो जाएं, डीजल की कीमतें हो जाएं, लाइट डीजल की कीमतें हो जाएं, पेट्रोल की कीमतें हो जाएं, वो हम कम करेंगे। ये मैं किस दौर की बात कर रहा हूं? ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब ये ऑपोजिशन में थे और शहबाज शरीफ साहब वीडियो पैगाम जारी करके कहते थे कि फौरन 70 रुपए फी लीटर जो है कीमत कम की जाए। और अब ये 70 रुपए फी लीटर अचानक कीमत बढ़ा देते हैं। उस वक्त ये कहते थे कि आपके लिए तो ये 1-2 रुपए हैं, लेकिन आम बंदे के ऊपर क्या गुजरती है। उस वक्त ये कहते थे तुम्हें शर्म नहीं आती कि रात के अंधेरे में तुमने 12 रुपए जो है वो कीमत बढ़ा दी तेल की। अब ये 50 रुपए, 55 रुपए, 70 रुपए, 40 रुपए फी लीटर एक साथ ही बढ़ा देते हैं। तो ये न्यू नॉर्मल बन गया। यहाँ पे जिस तरह ये कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, इसकी शायद ही कोई नजीर मिलती हो पाकिस्तान की तारीख में कि मट्टी के तेल की कीमत में एक माह के दौरान इतना ज्यादा इजाफा किया गया हो कि अब मट्टी का तेल जो है वो पेट्रोल से भी महंगा हो गया है। 358 रुपए फी लीटर मट्टी का तेल इस वक्त मिल रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये 14 मार्च 2026 यानी इसी महीने की 14 मार्च का ओगरा का नोटिफिकेशन है, जिसके मुताबिक अब मट्टी के तेल की कीमत 358 रुपए 1 पैसे हो गई है। और अगर आप इससे जो पिछला नोटिफिकेशन है जो 6 मार्च को निकाला गया था, उस वक्त जो मट्टी के तेल की कीमत है वो 318 रुपए है। इससे पीछे आप चले जाएं तो इन्होंने अचानक उसमें जो है 60-70 रुपए जो है इजाफा कर दिया था मट्टी के तेल की कीमत में, या उससे भी ज्यादा। और इसी तरह अगर आप पूरे साल का जायजा लें तो एक साल के दौरान इन्होंने तकरीबन 90 रुपए से ज्यादा इजाफा किया है मट्टी के तेल की कीमत में। और आने वाले दिनों में ये कितना इजाफा करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इसी तरह चीजें चलती रही तो आम बंदे के लिए बड़े मसाइल होंगे, आम बंदे की जिंदगी मजीद मुश्किल होगी। ये सामने जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये ईरान के वो मिसाइल हैं जो ईरान ने पहली दफा इस्तेमाल किए हैं। किसके खिलाफ इस्तेमाल किए हैं जी? इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं। और तेल अवीव में और मुख्तलिफ जगहों पे इसराइल के जो फौजी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया गया है। वहां से जिस किस्म की वीडियोज आ रही हैं उनसे वाज़े तौर पे नजर आता है कि ईरानी मिसाइल वहां पे जाके हिट हो रहे हैं। और ये वाले जो मिसाइल हैं इनको पहली दफा इस जंग के दौरान इस्तेमाल किया गया है। और इसके हवाले से ईरान की हुकूमत ये कहती है कि अभी हमारे पास और भी बहुत सारा ऐसा असला पड़ा हुआ है जो अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया। ईरान के पास उस तरह मजबूत एयर डिफेंस नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, और फौजी एतबार से उसका कोई मुकाबला नहीं है अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ। उनकी फौज बड़ी लेटेस्ट, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बड़े जहाज हैं, बड़े बड़े बम हैं। लेकिन इन्होंने जो अपनी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है इसराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान ने, वो वाज़े तौर पे नजर आ रही है कि हम इनको ब्लीड करेंगे, हम इनको हिट करते रहेंगे। और ईरान के वजीर खारजा ने मगरबी मीडिया से बात करते हुए कहा कि ना हमने जंगबंदी की बात की है,
ना हमने ये बात की है कि हमारा किसी से राब्ता करवाया जाए या किसी से मुज़ाकरात करवाए जाए। हम तो जंग लड़ रहे हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से लड़ रहे हैं। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करते हुए अमेरिका का भी और इसराइल का भी मुकाबला किया जा रहा है, और खित्ते के अंदर दीगर जगहों पर भी जो उनके अड्डे हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। मैंने पहले भी आपके साथ ये बात शेयर की थी कि जितनी ग्रेसफुली ईरान ने ये जंग लड़ी है, ईरान की अवाम ने ये जंग लड़ी है, उतने ग्रेस आपको अमेरिका की साइड पे नजर नहीं आती। वो जिस किस्म की बातें करते हैं कि जी ये कर देंगे वो कर देंगे, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना किस्म के वहां से बयानात आ रहे हैं। आप इमेजिन करें कि अगर इसकी जगह पे किसी और हुकूमत का कोई इतनी बड़ी काबीना होती, उधर से किस किस्म के कार्टून किस्म के बयानात आ रहे होते और किस किस्म की सूरत हाल होती। एनीवे वो हम देख रहे हैं, सबसे बड़े जो कार्टूनिश किस्म के बयानात हैं वो तो खुद ट्रंप साहब दे रहे हैं, लेकिन हमें और भी मिसालें मिलती हैं कि इधर जंग चल रही है और किसी मुल्क का वजीर खारजा जाके इंतहाई आमियाना सा कोई इंटरव्यू दे देता है और सारी बहस को मोड़ देता है। लेकिन ईरान की जो क्यादत है, ईरान की जो हुकूमत है, उन्होंने वाज़े तौर पे इस चीज को साबित किया है कि बड़ी जिम्मेदारी से और बड़े ग्रेसफुली वो इस सारे मामले को टैकल कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनको बहुत नुकसान हो रहा है और बड़ा वहां पे जो हमले किए जा रहे हैं उससे आम बच्चे भी निशाना बन रहे हैं, सिविलियन निशाना बन रहे हैं। और अब तक की जो इतलात वहां से आ रही हैं, 200 से ज्यादा तो बच्चा मारा जा चुका है अब तक ईरान में, लेकिन फिर भी वो मुकाबला भी कर रहे हैं, अवाम भी उनके साथ खड़ी भी है। दूसरी जानिब जो इसराइल के अंदर हमले हो रहे हैं, एक खबर आ रही थी कि नेतन्याहू कहीं पे नजर नहीं आ रहा और काफी ज्यादा प्रेशर पड़ा है नेतन्याहू के ऊपर। अब वो मीटिंग्स में क्यों नहीं बैठ रहा, उसकी क्या वजह है? लेकिन फिर एक वीडियो पैगाम जारी किया गया, एक वीडियो रिलीज की गई कि नेतन्याहू जो है, ये सामने आप देख सकते हैं, वो किसी कॉफी शॉप पे गया है, वहां पे उसने कॉफी खरीदी और वो लोगों को बता रहा है कि ये देखें जी मेरी 5 उंगलियां और ये और वो, क्योंकि वो लोग ये कह रहे थे कि पिछली जो इसकी वीडियो थी वो AI जनरेटेड थी जिसमें उसकी 6 उंगलियां नजर आ रही थी। तो अब उसने बाकायदा एक नया वीडियो पैगाम जारी किया कॉफी खरीदते हुए, लेकिन इस वीडियो के हवाले से भी लोग कह रहे हैं कि ये भी AI जनरेटेड है, क्योंकि जब उसने कॉफी उठाई है तो वो कॉफी गिरी नहीं है। एनीवे जो भी है, नेतन्याहू की जो शक्ल है वाजे तौर पे नजर आता है कि उसमें आपको दबाव भी नजर आ रहा है। इसका बेटा भी आपको ज्यादा ट्वीट्स वगैरह नहीं कर रहा, और इसराइल के अंदर जिस किस्म की कार्रवाइयां की जा रही हैं ईरान की जानिब से, उसका दबाव जो वहां की अवाम है वो भी महसूस कर रही है और वो अपनी हुकूमत के खिलाफ वहां पे मुजाहरे भी कर रहे हैं। इस वक्त ईरान के अंदर एक मुजाहरा नहीं हो रहा ईरान की हुकूमत के खिलाफ। मैंने पहले भी आपके साथ ये बात की थी कि ईरान की जो रजीम है वो कोई आइडियल रजीम नहीं है, उनके बहुत सारे मसाइल हैं, जमहूरियत के ऊपर बहुत सारे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन जो खित्ते की दीगर ताकतें हैं वहां पे कितनी जमहूरियत है, क्या अमेरिका ने जमहूरियत नाफिज करनी है? तो फिर आगे पीछे आप देख लें कितनी बादशाहत हैं, कितनी जमहूरियतें हैं, उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। लेकिन जितना अमेरिका ने उम्मीद लगाई हुई थी कि जो ही हम बमबारी करेंगे, उनके सुप्रीम लीडर को मारेंगे तो ये रजीम कोलैप्स कर जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये इतनी सादा रजीम नहीं है जिस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। और फिर खामनाई साहब को टारगेट करना, आपने बुनियादी तौर पे जो करोड़ों लोग हैं उनके मजहबी पेशवा को टारगेट कर दिया, और उसका जो रद्द अमल है वो खित्ते समेत पूरी दुनिया के अंदर आपको नजर आएगा। और अमेरिका ने मेरी नजर में वो गलती की है उनको टारगेट करके। अगर उनको टारगेट ना किया जाता तो शायद कोई मामला किसी और तरीके से भी आगे बढ़ाए जा सकते थे। पर एनीवे वहां पे तो हमें कोई हुकूमत के खिलाफ, यानी ईरान के अंदर तो हमें कोई हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे नजर नहीं आ रहे, लेकिन तेल अवीव में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, इसराइल में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, और लोग वहां पे यही मुतालबा कर रहे हैं कि भाई ये जो मिसाइल आके गिर रहे हैं हमें बचाओ, ऐसा ना करो, इस जंग को बंद करो, और इस जंग से किसी को कोई फायदा नहीं है। दूसरी जानिब खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं वो भी अब गिले शिकवे कर रहे हैं। बाकायदा तौर पे जो अरब एनालिस्ट हैं वो टीवी प्रोग्रामों में बैठ के ये कह रहे हैं कि इस जंग से हमें क्या फायदा हुआ। हमने जनाब अरबों खरबों रुपया खर्च किया, कई अरब डॉलर, हमने कहा जी हम अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, पैसा सारा हमने अपना वहां पे रखा हुआ है, हम इनको जहाज तोहफे में देते हैं, हम कहते हैं जी 1000 अरब की इन्वेस्टमेंट ये है। जब आया था ट्रंप मशरक वुस्ता में, कैसे अरबों ने उसके ऊपर फेंके थे नोट, यानी किस तरीके से वादे किए थे और इन्वेस्टमेंट कहा था हम करेंगे, और वो सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है। इवन के वहां पे जो बहुत सारे मामलात हैं, चाहे वो टैक्स सेक्टर है उनका, AI से रिलेटेड चीजें, बहुत सारी जगहों पे वहां पे मशरक वुस्ता की जो हुकूमतें हैं, वहां की जो रियासतें हैं, उनका पैसा वहां पे इन्वेस्ट हो रहा है, मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट हो रहा है, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है। तो यही क्वेश्चन अब कुछ अरब एनालिस्ट टीवी प्रोग्रामों में बैठ के उठा रहे हैं कि भाई हमने तो अरबों रुपए इन्वेस्ट कर दिए, हमें क्या मिला? ये तो हमें सिक्योरिटी भी सही तरीके से नहीं दे सके। हम तो इस जोन में थे कि क्योंकि यहाँ पे अमेरिकी फौजी अड्डे हैं
तो हमारे ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, हमें कोई मार नहीं सकता। लेकिन जिस जिस मुल्क में फौजी अड्डे ज्यादा एक्टिव हैं वहां पे ज्यादा मार पड़ी है, वहां पे ईरान ने ज्यादा चीजों को टारगेट किया है, तो ये बड़ा मसला बना हुआ है। ऊपर से जो इनकी लाइफ लाइन है ऑयल, यानी जिस तरीके से ऑयल को ये बेचते हैं उससे ये पैसा बनाते हैं, वो मामला भी रुका हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है उसको ईरान ने बंद कर दिया है और ईरान कहता है यहां से कोई नहीं गुजरेगा। उन्होंने ये कह दिया हाँ जो भी आए यहां पे आके तेल खरीदे लेकिन पेमेंट करे चाइनीज करेंसी में, तो फिर हम उसके जहाज को यहां से गुजरने देंगे। अब ट्रंप भी कह रहा है कि भाई दीगर जो ममालिक हैं वो भी इसमें अपना हिस्सा डालें और यहां से ये जो जहाज गुजरने हैं उनका रास्ता खुलवाया जाए। ईरान ये कह रहा है कि हमने कोई रास्ता बंद नहीं किया, लेकिन हमारी मर्जी के बगैर जो भी जाएगा उसको हम नहीं जाने देंगे। तेल खरीदना है तो इस तरह खरीदो, ये काम करो और अपने मुल्क से इसराइल के सफीर को निकाल दो तो भाई हम तुम्हारी शिप यहां से जाने देंगे। इस वक्त जो इतलात वहां से आ रही हैं उन इतलात के मुताबिक कम से कम 1000 जहाज वहां पे फंसा हुआ है। देखे ना वो बड़ा वो नैरो सी वो स्ट्रेट है, यानी वो जो सारा अबनाए हुर्मुज है वो बड़ी नैरो सी जगह है, उसमें एक तरफ से आप जाते हैं दूसरी तरफ से आप वापस आते हैं, उसको नेविगेट करना इतना आसान नहीं है। और ईरान ने वहां पे जो सिस्टम्स वगैरह बनाए हुए हैं, उधर उनके पास जिस तरह के उनके ड्रोन्स हैं जो जाके लगते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, उसी तरह की उनके पास कश्तियां भी हैं, बोट्स भी हैं जो जाके सीधी बीच में लगती हैं, उनको रोकना ही नामुमकिन है। और इसी वजह से अमेरिका जो कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी उसके पास नेवी है, उसके पास ये भी है जनाब एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और ये है और वो है, वो वहां पे क्यों नहीं जा रहा? वो लेके जाए ना एयरक्राफ्ट कैरियर को, भेजे अपनी अफदोजों को, वहां पे वो नहीं जा रहा। वो बड़े दूर उसने समंदर में अपने असासे खड़े किए हुए, क्योंकि उसको पता है कि वहां पे वो हिट हो सकते हैं। अगर वो हिट हो गए तो ये हमारा जो अरबों डॉलर की मशीनरी है या जहाज है वो तबाह हो जाएगा और फायदा भी कुछ नहीं होगा। अनलेस ये जाके वहां पे जमीन पे कब्जा करते हैं, इनके लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलवाना कोई इतना आसान नहीं होगा। और यही जो डायलामा है उसका शिकार हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब। अच्छा जी, पंजाब हुकूमत का त्यारा वापस आ गया है, जिसके हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करती रही। आज ही यानी गुज़िश्ता रात ही वो वापस पहुंचा, लाहौर पहुंचा, बयाना से उड़ के आया। और उस वक्त हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें जो हैं वो गर्दिश करती रही, लोग उसके ऊपर तज्जिए तबसरे करते रहे। डॉन न्यूज भी ये रिपोर्ट कर रहा है, पंजाब की हुकूमत की एक वजीर ने कहा कि जिन लोगों ने फेक न्यूज फैलाई है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उसके ऊपर भी मैं रद्द-ए-अमल देख रहा था। सीनियर सहाफी कामरान यूसुफ साहब ने भी ट्वीट किया हुआ है, ये सामने आप देख सकते हैं। रऊफ क्लासा साहब ने भी ट्वीट किया हुआ है, जिसकी जिस्ट ये है कि भाई अगर अवामी पैसे से आप जहाज खरीदेंगे और अवामी पैसे से खरीदा गया जहाज जब इस्तेमाल होगा तो लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर आप नहीं चाहते कि लोग आपसे क्वेश्चन करें तो फिर आप सियासत छोड़ दें, पब्लिक फंड्स जो हैं यानी जो अवामी पैसा है उसका इस्तेमाल छोड़ दें। अगर अवामी पैसे से आप लोग चीजें लेंगे तो यकीनन फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस भी होंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल हुकूमत की ठीक है कि झूठी खबर नहीं देनी चाहिए। आप क्वेश्चन जरूर हुकूमत से कर सकते हैं, पूछें कि भाई ये जहाज कैसे खरीदा गया, कब खरीदा गया, क्यों खरीदा गया, अब ये बयाना क्यों गया हुआ था, वहां पे इसकी क्या तकनीकी जो है वो इसके ऊपर काम किया गया, क्या इसकी कोई मेंटेनेंस वगैरह की गई। मैंने अक्सर पहले भी तफसीलात शेयर की थी कि बयाना के अंदर एक कंपनी है जो वहां पे इन जहाजों की मेंटेनेंस करती है। तो जो भी मेंटेनेंस वगैरह की गई है वो हुकूमत तफसीलात शेयर कर दे, कितना उसके ऊपर पैसा लगा वो तफसीलात शेयर कर दे। लेकिन मरीम नवाज साहिबा के बेटे के हवाले से खबर कुछ लोग देते रहे कि वो इसमें गए हुए थे, लेकिन मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि मुनीफ फारूक साहब ने कहा था कि वो फेक खबर है, और मेरे पास जाती तौर पर तो कोई ऐसी खबर थी नहीं। तो लेकिन मुनीफ फारूक साहब ने कहा वो फेक खबर है। और अब मैं देख रहा था कि जुनेद सफदर साहब का जो अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, एक वेरीफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पर भी उन्होंने लिखा है आई हैव नॉट टेकन गल्फ स्ट्रीम टू वियना, आई एम इन लाहौर एंड आई एम मच हैप्पियर हेयर इन द रेन। वो ये कह रहे हैं कि जी वो लाहौर के अंदर हैं और वो गल्फ स्ट्रीम लेके वियना नहीं गए थे, और जो इस हवाले से जो भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो हकायक के बरअक्स है। एनीवे, इस बहस से कतई नजर ये जो बहस चल रही है जुनेद सफदर साहब के हवाले से, मेरा जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि हुकूमत पंजाब का ये जो त्यारा है ये अवामी पैसे से खरीदा गया है। ये वियना गया था, 7-8 दिन ये वहां पे खड़ा रहा। ये क्यों खड़ा रहा, इसके ऊपर कितना खर्चा आया, वहां पे खड़ा करने के भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, कितने की मेंटेनेंस करवाएगी, बस ये तफसीलात हुकूमत शेयर कर दे कि जी वहां पे इसकी जो मेंटेनेंस हुई है उस पर इतना खर्चा आया, क्योंकि ये अवामी पैसा है। अब जब अवाम का पैसा आप खर्च करेंगे तो लोग क्वेश्चन करेंगे। इसमें कोई इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, किसी भी हुकूमत को नाराज नहीं होना चाहिए, चाहे वो सोहेल अफरीदी की हुकूमत अवामी पैसा खर्च करे या मुराद अली शाह साहब की हुकूमत अवामी पैसा खर्च करे या फिर वो सरफराज भुगटी साहब की हुकूमत अवामी पैसा
पैसा खर्च करे या मरियम बीबी की हुकूमत अवामी पैसा खर्च करे। और फिर जब आप अवामी पैसा खर्च करते हैं और उसको एक तरह से डिक्लेयर नहीं करते, यानी बिल्कुल चीजों को सामने नहीं रखते, उसकी वजह से मजीद गलत फहमियां जन्म लेती हैं। अब ये जहाज का पता चला जब मोहम्मद मालिक साहब ने बताया, और फिर अजमा बुखारी साहबा ने कहा कि जी ये तो एयर पंजाब के लिए लिया गया है। उस वक्त ये कहा गया, बाद में कहा गया कि जी ये वीआईपीज इसको इस्तेमाल करेंगे। उस वक्त भी बहुत सारे क्वेश्चन किए गए, मोहम्मद मालिक साहब ने बहुत सारे क्वेश्चन किए कि भाई ये किस वक्त खरीदा गया, किसने इसकी मंजूरी दी, कितना पैसा इसको दिया गया। और मोहम्मद मालिक साहब ने अपने ही प्रोग्राम में ARY पे बैठ के बताया कि एक पायलट जो इसमें है उसकी तनख्वाह है $38,000 महाना, दूसरे की तकरीबन $32,000 महाना, और ये कोई गैर मुल्की पायलट है। तो ये जब सारे खर्चे आप अवाम के पैसे से कर रहे होंगे, अगर आप नहीं कर रहे तो आप बता दें, एक डिटेल स्टेटमेंट दे दें कि भाई कोई ऐसा पायलट नहीं है, कोई गैर मुल्की पायलट नहीं है, किसी को डॉलर्स में पैसे नहीं दिए जा रहे। मोहम्मद मालिक साहब ने काफी दिन हो गए वो प्रोग्राम किया हुआ है, हमने भी तकरीबन 3-4 दिन से ज्यादा टाइम हो चुका है, हमने भी क्वेश्चंस भेजे थे, ऑलमोस्ट हफ्ता होने वाला है कि आप बता दें कि जहाज के हवाले से मुख्तलिफ चीजें पूछी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर जब सोशल मीडिया पे कुछ लोग फेक न्यूज फैलाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लोग झूठी खबरें फैलाते हैं, जो झूठी खबरें फैलाएं आप जरूर उनके खिलाफ अगर आपने कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो वो करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपसे कोई क्वेश्चन ना करे, आप जहाज उड़ाते रहें, जहाज कभी इधर जा रहा है, क्योंकि पैसा उसमें पाकिस्तान की अवाम का लग रहा है। अगर एक पाकिस्तान की अवाम के पैसे से खरीदा गया जहाज 7 दिन यूरोप में खड़ा रहेगा तो लोग पूछेंगे कि भाई वो क्यों खड़ा हुआ था, किस वजह से खड़ा हुआ था। आपने कह दिया जी तकनीकी मुआयने के लिए गया है, तो आप तफसीलात बताएं कि उस तकनीकी मुआयने के ऊपर कितना पैसा लगा और कितने अरसे के बाद वो दोबारा जाएगा, क्योंकि ये अवामी पैसा इस्तेमाल हो रहा है। अभी कुछ अरसा पहले तो उसको खरीदा गया, अचानक अगर इस तरह तकनीकी मुआयने की जरूरत पड़ गई है तो क्या ये कोई रेगुलर अकरेंस होगी, हर 2 महीने बाद जाना पड़ेगा, 3 महीने बाद जाना पड़ेगा, कितना पैसा उस पर लगेगा? ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो लोग कर रहे हैं और मेरे ख्याल में बड़े लेजिटिमेट क्वेश्चंस हैं। और रऊफ क्लासरा साहब ने जिस तरह कहा और जिस तरीके से कामरान यूसुफ साहब ने भी ट्वीट किया और भी बहुत सारे सीनियर सहाफी ट्वीट्स कर रहे हैं, और बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि भाई ये नहीं हो सकता कि आप अवामी पैसा खर्च करें और फिर आगे से लोगों को कहें कि जो कोई क्वेश्चन करेगा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कोई झूठी खबर देता है तो आप जरूर उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई करें, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन करता है तो आप उसको अगर फौरन क्लियर कर दें। डेमोक्रेसी में जो मेन चीज होती है वो ओपननेस होती है, आप चीजों को क्लियर कर दें, सब कुछ सामने रख दें, तमाम डिटेल्स एक वेबसाइट पर डाल दें कि जनाब कितना हुकूमती खर्चा हो रहा है जहाज के ऊपर, सब कुछ आवाम को नजर आ जाएगा, तो आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी और कोई भी शख्स झूठी खबर और झूठा प्रोपेगेंडा हुकूमत के खिलाफ नहीं कर सकेगा। अच्छा जी, गुज़िश्ता रोज अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस को टारगेट किया गया। बाजोड़ के इलाके में अता तारर साहब ने इस हवाले से ट्वीट भी किया, ये सामने आप देख सकते हैं। इसमें 4 सिविलियंस जो हैं वो पाकिस्तान में शहीद हुए, उसके अलावा कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान की जो शहरी आबादी है उसके ऊपर ड्रोन्स भेजे गए अफगानिस्तान की जानिब से। तालिबान की रजीम जो वहां पे है, जो इस वक्त जिनको आप बुरी हुकूमत कहते हैं, कुछ लोग काबिज हुकूमत कहते हैं, पर एनीवे वो एक रिकग्नाइज्ड हुकूमत तो नहीं है, उनकी जानिब से इस किस्म की कार्रवाइयां की जा रही हैं। मुकम्मल सपोर्ट उनको हासिल है इंडिया की, इंडिया से वहां पे फंडिंग भी हो रही है, इंडिया से उनके ताल्लुकात जनाब उस नोयत के हो गए कि जहां पे वो कह रहे हैं कि जी ये स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है और ये है और वो है। उनकी क्यादत इंडिया भी जाती है, वहां पे जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, मुलाकातें भी करते हैं। पाकिस्तान का उनसे एक ही मुतालबा है कि भाई आपकी सरजमीन जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है उसका इस्तेमाल रोकें, यानी वो जो दहशतगर्दी इंडिया वहां से करवाता है पाकिस्तान के अंदर, उसकी जो प्रॉक्सीज हैं वहां पे, चाहे वो बलोचिस्तान के अंदर हो या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कार्रवाइयां करें, उनको रोका जाए। अगर आप ये रोक देते हैं तो फिर हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। और जो ऑपरेशंस हैं पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की, कोई जंग वगैरह नहीं हो रही, ये ऑपरेशंस हो रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ और दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ। और हुकूमत पाकिस्तान बार बार इस हवाले से वाज़े मौक़िफ़ दे चुकी है। मेरी जाती राय ये है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हमें कतन जंग उनसे नहीं करनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि भारत से भी हमारी लड़ाई हो जाए, ईरान से भी हमारी लड़ाई हो जाए, अफगानिस्तान से भी हमारी लड़ाई हो जाए। हमने इस खित्ते के अंदर रहना है, हमारे सारे ममालिक से, तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम
उनको भी ये देखना होगा कि भाई आपकी सरजमीन अगर इस तरह इस्तेमाल हो रही है, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं, जवान, अफसरान, सिक्योरिटी एहलकार, दीगर जो आम शहरी हैं, हजारों की तादाद में वो शहादतें दे चुके हैं। वो कहां से हो रही है दहशतगर्दी? कोई समंदर से तो नहीं आता ना, इधर से ही आते हैं, उधर से इधर अंदाजी होती है, बलोचिस्तान के अंदर भी और यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में भी। तो ये वो चीज है जो बार बार हाईलाइट की गई, उनके सामने रखी गई, लेकिन वो कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, उनको रोकने के लिए तैयार नहीं है, और फिर मजबूरन जो है पाकिस्तान को वहां पे ये ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं। और उधर से भी हम देख रहे हैं कि वहां से फिर ड्रोन्स वगैरह भेजे जा रहे हैं और पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन हमलों के बाद पाकिस्तान ने मजीद वहां पे कार्रवाइयां की हैं और उनके जो इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं उनको भी टारगेट किया है, उनके आगे पीछे जो सिक्योरिटी का उनका अपराटस है उसको टारगेट किया है, और एक तरह से वाजे तौर पे पैगाम दिया है कि इस किस्म की किसी भी कार्रवाई को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।